इस क्लास का सीधा सीधा मकसद है कि इतिहास में आप बोर्ड में बहुत अच्छा करें, ठीक है, बोर्ड में आप बहुत बढ़िया कर लें। उन्हीं तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। कोई ऐसी सभ्यता को हम पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को, जिसमें से ईंट के साक्ष्य, मनके के साक्ष्य और अस्थियों के साक्ष्य मिले। प्राग ऐतिहासिक काल की ये पूरी की पूरी घटना है। इस सभ्यता में कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। कार्बन डेटिंग पद्धति, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ देता है प्रश्न कि कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, तो 2 नंबर में ही प्रश्न पूछेंगे तो आप कहेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति एक ऐसी पद्धति है। अब इस सभ्यता में जानेंगे कि कहाँ पे कौन से स्थल खोजे गए। अब अपने प्यारा भारत में क्या था, पाकिस्तान, ये देखिए एक कुत्ते नुमा, ठीक है, जैसे कुत्ते बैठते हैं ना, ऐसे इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी अपने भारत का ही हिस्सा था उस समय। आपको यहीं पे याद करा देंगे क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, तो चीज़ें इस तरीके से जानना है कि आपको याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। किसी भी तरीके से ये ना लगे कि सर फिर से याद करने की जरूरत नहीं। बाबू, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। बहुत सारे स्थल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्थल बताने के लिए मैं पूरा का पूरा मैप भर दूंगा। ये जो पश्चिमी हिस्सा है ना, इसमें मैं पूरा भर सकता हूँ, लेकिन मैं वही सारी चीजें बताता हूँ जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखिए प्रश्न क्या आते हैं कि क्या यहाँ पे राजा थे, यहाँ का समाज कैसा था, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को भी तो देखना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। उसी चैप्टर को हमें क्या करना है, 2 घंटे में कंप्लीट करना है। कंप्लीट ये तभी हो पाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसको लेकर के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें करना है। बाकी चलिए आप लोग कमेंट्स बिल्कुल कीजिए ही नहीं, ठीक है। ध्यान ही मत दीजिए कमेंट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सीधा यहाँ पे फोकस बना कर रखिए, बोर्ड पर देखिए, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे तो आपकी जो उम्मीद है, हमसे जो उम्मीद करके आप आए हैं, तो हिस्ट्री में आप अगर सही से पढ़ लिए, सही से क्लास को कर लिए, तो कोई नहीं काटेगा 90+ लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। पिछले साल कई सारे बच्चे ऐसे थे जो हम सफर बैच में नहीं थे, उम्मीद बैच से जुड़े हुए थे, उनके 97, 98, और आप जानते ही हैं कि 99 भी हिस्ट्री में आया है। ये मेरा बनाया अपना रिकॉर्ड है कि 99 तनु लाई हैं, ठीक है, जो स्टेट की सेकेंड थर्ड टॉपर्स रही थी, तनु कुमारी, उनका हिस्ट्री में 99 था, ठीक है। मैं उनके घर भी गया था, उनसे मिला था, उनसे बातचीत हुई थी, यूट्यूब पे उनका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, उनके इंटरव्यू का। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे 99 मार्क्स लाएं, ठीक है। इसे टारगेट करके हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए इनरिलीवेंट बातें हम करेंगे ही नहीं, जिस बातों का कोई मतलब ही नहीं हो, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं हो। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी आपको पढ़ा दी जाती है, बता दी जाती है, आपको लगता है वाह कितना अच्छा है, मजा आ गया इतना जान के, लेकिन वो परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग वही देखेंगे जो आपसे पूछा जाए। इस क्लास का पर्पस सीधा है एग्जाम को देखना। इस क्लास का सीधा सीधा मकसद है कि इतिहास में आप बोर्ड में बहुत अच्छा करें, ठीक है, बोर्ड में आप बहुत बढ़िया कर लें। उन्हीं तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे हम। वो किसी भी बातों की चर्चा नहीं करेंगे, उन कोई भी बातों की चर्चा नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा, और वो कोई भी बातें नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप जानते हैं कि ईट, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 ईट, मनके तथा अस्थियां। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है ना कि सबसे पहले हमें जो पढ़ना रहता है, इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कह क्या रहा है। जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जान रहे हैं कि हम राजू राज सर से पढ़ रहे हैं, तो हमसे आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कल कल की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, क्योंकि आप मुझे जानेंगे, ठीक है, मेरा नाम जानेंगे, मेरे एक्सपीरियंस को जानेंगे, मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चे टॉपर्स आए हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखे होंगे, तभी तो एजुकेशन बाबा से आपने जुड़ा है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसी से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इसी से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है ईट, मन के तथा अस्थियां।
यानी कि इस चैप्टर में ईंट, मनके तथा अस्थियों की बातें होंगी, 100% होंगी। यानी कि कोई ऐसी सभ्यता को हम पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को, जिसमें से ईंट के साक्ष्य, मनके के साक्ष्य और अस्थियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, जिससे इस पूरी सभ्यता के बारे में हम लोग क्या, साक्ष्य आधारित ये सभ्यता है। इस सभ्यता में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की ये पूरी की पूरी घटना है, इस सभ्यता में कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल कितने बच्चों को नहीं पता होगा, आर्ध ऐतिहासिक काल कितने बच्चों को पता नहीं, ऐतिहासिक काल कितने बच्चों को पता नहीं होगा। लेकिन उतनी चर्चा हम लोग करेंगे तो बाबू क्या होगा ना कि आपकी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाएंगे। हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल ऐसी काल को कहते हैं जिस काल में क्या होता है कि लिखी हुई चीजें तो मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है, वो अर्ध ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है, यानी कि जहां पे लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है, भाव चित्रात्मक चीजें थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक चीजें थी, वहां हम लोगों ने उसको रखा प्राग ऐतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखी तो गई, लिखने की तो कला थी। ठीक है, लिखने की कला थी, कुछ शैलियां भी थी, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया, वो तो अर्ध ऐतिहासिक काल में। और जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया उसे ऐतिहासिक काल में। तो ये घटना अपनी अर्ध ऐतिहासिक काल की है। ईंट, यहाँ से ईंट मिलेंगे, यहाँ से मनके मिलेंगे, यहाँ से अस्थियां, अस्थियां बोले तो हड्डियां। ठीक है, अस्थियां बोले तो हड्डियां, इनके साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, मन के, जैसे कि आप लोग आभूषण पहनते हैं ना, जैसे मेरे गले में एक छोटा सा है। ठीक है, ये माँ का तोहफा है इसीलिए मैं पहन के रखता हूँ। तो ये जैसे कि आभूषण, एक छोटा सा आभूषण मेरे गले में, तो उस समय कैसे आभूषण हुआ करते थे कि ठीक है, मन की फैक्ट्रियां हुआ करते थे, उनकी बातें करेंगे। और ईंट, ठीक है, अब ईंट के घर उस समय हुआ करते थे, अंदाजा लगाइए। और ये घटना कब की है, ये घटना 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अलग अलग डेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलग अलग डेट्स मिलेंगे बाबू। 2500, देखिए क्या क्या डेट मिल सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि 1900 ईसा पूर्व। देखिए इसके डेट को देखिए, एक तो ये बातें बोलेंगे कोई, दूसरे कोई इतिहासकार आएंगे तो वो कहेंगे 2400 से भी बीसी, इसी को बोलते ईसा पूर्व। 1800, अलग अलग डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग डेट्स पे हम लोग चर्चा उतनी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके डेट्स को लेकर के एक डेट्स जो सर्वमान्य है कार्बन डेटिंग पद्धति से, वो है 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये कार्बन डेटिंग पद्धति से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करके इस डेट को, यानी कि इस समय जितने सारे सामान मिले, ठीक है, जितने सारे सामान मिले उन सभी को कार्बन डेटिंग पद्धति से। कार्बन डेटिंग पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिससे क्या होता है, किसी वस्तु के उस पे जो फॉसिल्स होते हैं उसके माध्यम से, ठीक है, उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ देता है प्रश्न कि कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, तो 2 नंबर में ही प्रश्न पूछेंगे तो आप कहेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे हजारों साल पुरानी वस्तुओं के उम्र का पता लगाया जाता है कि ये वस्तु कितने सौ साल पुरानी है। उस पद्धति को कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। बस सीधा और सिंपल आंसर। ठीक है, हाँ, एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे पुराने बच्चे हो तो हमको बहुत अच्छे से जानते, नए बच्चे एक बातों का ध्यान रखेंगे कि आप जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, जो आपका प्रश्न पत्र रहता है उसके फर्स्ट जो लाइन होता है इंट्रोडक्शन का, तो वो जरूर पढ़िएगा। वहां पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो मैं आपको अपने ही शब्दों में बताऊंगा, हर चीज आपके आसपास से जोड़ करके चीजों को बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में अपने ही शब्दों में लिख सके और 99 तक मार्क्स ला सके। ठीक है, किताबी ज्ञान हम लोग यहाँ पे बहुत कम करेंगे। ठीक है, क्या होता है ना, किताबों की लाइन को सीधे सीधे लिख देना, किताबों की लाइन को सीधे सीधे बता देना, ऐसी कोई मंशा मेरी होती नहीं है और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे इस डेट को हम लोग सर्वमान्य रखेंगे। ठीक है, किस डेट को, 2350 से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व को, इसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए इस सभ्यता को क्या हुआ था, इस सभ्यता के आने से पहले, ठीक है, दुनिया में क्या था कि इस सभ्यता के आने से पहले पूरी दुनिया कहती थी, पूरी की पूरी दुनिया, कि हम सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक हैं। कोई कहता था हम सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक। देखिए यूरोप के कुछ देश कहते थे कि हम,
ठीक है। अफ्रीका के कोई देश कहते थे कि हम, एशिया के ही कई देश कहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े पुराने सभ्यता है। लेकिन बात आती है साल 1921 की, ठीक है। साल 1921 में दयाराम सहनी जी के द्वारा, ठीक है, दयाराम सहनी जी के द्वारा साल 1921, ठीक है, इस समय दयाराम सहनी जी के द्वारा, कुछ लिखिएगा मत अभी, दयाराम सहनी जी के द्वारा उत्खनन होता है। किसका उत्खनन होता है? हड़प्पा नामक एक जगह होता है, ठीक है, हड़प्पा नामक एक जगह होता है, उसका उत्खनन होता है साल 1921 में। और यहाँ से जो वस्तुएं मिलती है, यहाँ से जो वस्तुएं मिलती है वो इतनी पुरानी होती है, वो इतनी पुरानी होती है कि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मानी जाती है। ये इतनी पुरानी होती है कि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ये सभ्यता है। आप कहेंगे कि सर खुदाई हुआ कैसे, ये पता कैसे चला? देखिए इस पे बाबू चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी, ठीक है। इतना सिर्फ जान लीजिए कि कहीं कहीं पे टीले बने हुए थे या रेलवे के कार्य किए जा रहे थे भारत में तेजी से, तो वहां पे जो रेलवे कार्यों को लेकर के, अन्य कार्यों को लेकर के जो उत्खनन होता था, वहां से कुछ छोटी छोटी चीजें मिली। इसमें क्या हुआ, जो पुरातत्वविद थे उनकी जिज्ञासा जगी कि यहाँ से छोटी छोटी चीजें मिल रही है, क्या पता इससे पूरा खुदाई करने पे क्या पता यहाँ से बहुत सारे सामान मिले। ऐसा ही हुआ हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा नामक एक जगह था जो अब की पंजाब, जो अब का पाकिस्तान का जो पंजाब है और अपना भारत का जो पंजाब है, पंजाब दो भागों में बटा जब भारत का विभाजन हुआ। तो उसी पाकिस्तान वाले पंजाब में एक जगह है हड़प्पा, ठीक है, जो सिंधु नदी के, रावी नदी के किनारे है, ठीक है, रावी नदी के किनारे है। और यहीं पे क्या हुआ था, खुदाई हुई थी साल 1921 में, और पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। और वो सभ्यता कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पे खुदाई हुई तो लोगों ने इस सभ्यता का नाम दिया, सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब इस सभ्यता को कई एक नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ लोग इसे कहते हैं सैंधव सभ्यता, और कुछ इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, ठीक है, और ये तो सर्वविदित है कि ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है, ये शहरी सभ्यता। तो इतने नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, अब कहेंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा? तो देखिए पहली बार खुदाई कहाँ हुई थी? 1921 में पहली बार खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, जो सिंधु नदी का किनारा, जो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, ये वाला जो आपका रीजन है, ये जम्मू कश्मीर वाला जो आपका, ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ से एक नदी, यहाँ से एक नदी निकल करके इस तरीके से पाकिस्तान में बहती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इसी नदी के तट पे बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता मिले, बहुत सारे हड़प्पा सभ्यताओं के स्थल मिले। अधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलने के कारण कहा सिंधु नदी के किनारे ही सबसे अधिक हड़प्पाई स्थल है, तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का, किसी ने इसे सैंधव सभ्यता कहा, तो उस समय कहा जाता है कि सैंधवों की पूजा की जाती थी, तो किसी ने सैंधव सभ्यता कह दिया। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांसे का प्रयोग इस समय हो रहा था। कांसे, इस समय लोहा नहीं था, लोहा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से धातु नहीं थे, तो लोहा नहीं था, कांसे का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और शहरी सभ्यता, तो ये पूरी तरीके से शहरी सभ्यता तो थी ही, ठीक है। दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। तो अब आप इसके नाम से परिचित हो गए हैं, किसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या शहरी सभ्यता। ये तमाम जो सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। ये नदी कौन सी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे स्थल मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। अब क्या हुआ, ये 1921 में जैसे ही ये मिलता है,
तो 1922 में एक और व्यक्ति आते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने कहाँ पे उत्खनन शुरू किया? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में क्या हुआ? राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो में उत्खनन करवाया गया, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे, ये रावी नदी के किनारे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब भारत के अलग अलग जगह पे, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, तो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों की खोज की जाने लगी, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थलों की खोज की जाने लगी। तो सबसे पहले ये सभ्यता जान गए, अब इस सभ्यता में जानेंगे कि कहाँ पे कौन से स्थल खोजे गए, ठीक है। कहाँ पे कौन से स्थल को, कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। इसे क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता, शहरी सभ्यता, ये तमाम तरह के नाम इसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भारत के एक हम प्यारा सा अपना प्यारा भारत को बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। ये अपना, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ये आपका सिक्किम थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये असम का, ये अरुणाचल का, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, ये मिजोरम का हिस्सा, ये आपका मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, और इस तरीके से ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब अपने प्यारा भारत में क्या था? पाकिस्तान, ये देखिए एक कुत्ते नुमा, ठीक है, जैसे कुत्ते बैठते हैं ना, ऐसे इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी अपने भारत का ही हिस्सा था उस समय, ठीक है। पाकिस्तान भी क्या था? भारत का हिस्सा था। हम पाकिस्तान को हरा कलर से ये कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय ये हिस्सा था, तो इतना तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। चलिए, ये क्या है? पाक है। आपको यहीं पे हम याद करा देंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, तो चीज़ें इस तरीके से जानना है कि आपको याद हो जाएं चीज़ें, ठीक है। किसी भी तरीके से ये ना लगे कि सर फिर से याद करने की ज़रूरत है, नहीं बाबू, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। अभी देखिए ना, अभी आप अगले आधे घंटे के बाद सारे स्थल को बताने लगेंगे, कौन से स्थल कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है। सारे के सारे स्थल को आप क्या करेंगे? स्वयं बताने लगेंगे, ठीक है। कुछ नदियों को देख लें, कुछ नदियों को देखें। नदी को छोड़िए ना, क्या ही देखेंगे नदी को, सिर्फ स्थलों को देखते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप लोगों को समझ में आता होगा। नहीं समझ में अगर आता है, आपको लगता है कि हमें सर दिशा का ज्ञान ही नहीं है, दिशा, तो आप कुछ नहीं करना, आप अपने कॉपी पे एक इस तरीके से ऐसे कीजिएगा, आप अपने कॉपी पे एक ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया भाई, ठीक है। कुछ यूं कीजिएगा, ठीक है, कुछ यूं कीजिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा साउथ, यानी कि ये लिखिएगा ऊपर, आप अपने ऊपर क्या लिखिएगा? उत्तर, और नीचे क्या लिखिएगा? दक्षिण। और जिधर आपके दाहिने वाले हाथ होंगे, ठीक है, ये जो राइट हैंड होंगे, इस साइड में आप लिखिएगा पूरब, ठीक है, ईस्ट, ये आपका पूर्व। और जो आपके लेफ्ट साइड हैंड है, तो इधर आप क्या करिएगा? पश्चिम, ठीक है, ये वेस्ट। अब देखिए भारत में, देखिए उत्तर ये, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर, पूरब इधर। तो सबसे पूर्वी कौन सा था? ठीक है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा जगह मिला था? तो वो जम्मू कश्मीर में वो जगह था,
ठीक है, जम्मू कश्मीर में था और इसका नाम था मांडा। ठीक है, नाम क्या था? मांडा। और ये जगह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सबसे उत्तरी है ये। सबसे दक्षिण में आप कहेंगे सर बताइए ना कि सबसे दक्षिण में कौन सा था? तो हड़प्पा का सबसे दक्षिण में एक स्थल था जिसका नाम था दैमाबाद। ठीक है, क्या नाम था? दैमाबाद। ठीक है, ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ था? महाराष्ट्र में। ऊपर कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में। नीचे महाराष्ट्र में। अब कहेंगे कि सर पश्चिम में बताइए ना, तो पश्चिम में एक यहाँ पे जगह है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस पे व्हाइट चला करके देख लेते हैं। हाँ, एक ये जगह था, इसका नाम था सूत कोंडाडोर। ठीक है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और सीधे आप कहेंगे सर पूरब में कौन? तो पूरब में अपना जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा? आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा? आलमगीरपुर। ये आपको कम से कम इतना याद हो गया कि उत्तर में कौन सा? तो मांडा। उत्तर में कौन सा? मांडा। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, दक्षिण में कौन सा? तो आप कहेंगे कि सर दक्षिण में अभी तो आप बताए दैमाबाद। तो ये कहाँ है बाबू? ये किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आप कहेंगे पश्चिम में कौन सा था? पश्चिम में तो अभी तो बताए हैं इस सर, अभी तो बताएं सूत कोंडाडोर। सूत कोंडाडोर। तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और आप कहेंगे पूरब, पूरब में, पूरब में बाबू आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये चार स्थल तो आपको याद हो गए। सूत कोंडाडोर कहाँ पे? पाकिस्तान में। दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और मांडा कहाँ? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। अब अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग और भी कहाँ कहाँ कौन से जगह मिले थे। तो सबसे पहले हम सारे जगहों को देखेंगे। ठीक है, सारे जगह को देखेंगे। एक जगह यहाँ पे आप देखेंगे, ये राजस्थान का इलाका है। ये कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, यहाँ से यहाँ कौन सा मिला था? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ये आप लिख लीजिए साउथ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। ठीक है, उसके अलावा देखिए कालीबंगा कहाँ मिला? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो स्थल मिले। ठीक है, दिल्ली से एकदम सटा हुआ जो जगह था, यहाँ पे दो स्थल मिले। एक तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, ये कहाँ है? हरियाणा में। और एक दूसरा स्थल था वनमाली, वनमाली। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिला? हरियाणा में। ठीक है, ये दोनों कहाँ? हरियाणा में, वनमाली और राखी गढ़ी। कालीबंगा आपके कहाँ से मिले? राजस्थान में। बहुत सारे स्थल मिले बेटा, बहुत सारे स्थल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्थल बताने के लिए मैं पूरा का पूरा मैप भर दूंगा। ये जो पश्चिमी हिस्सा है ना, इसमें मैं पूरा भर सकता हूँ, लेकिन मैं वही सारी चीजें बताता हूँ जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना होगा। ये गुजरात वाला इलाका है बाबू। गुजरात में दो स्थल, कम से कम दो स्थल आप याद रखेंगे। एक तो लोथल, एक क्या था? लोथल, जो कि बंदरगाह नगर था। और दूसरा कौन सा था? धौलावीरा। और तीसरा एक और स्थल याद रखिएगा, रंगपुर। रंगपुर, ये तीनों कहाँ है? ये तीनों आपके गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में रंगपुर, धौलावीरा और लोथल मिला। ठीक है, ये तीनों स्थल मिले। ये सब क्या है? हड़प्पा के स्थल है। अलग अलग जगह पे खुदाई हुई, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिली, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जान पाए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी खुदाई की वजह से। तो लोथल, धौलावीरा और रंगपुर कहाँ? गुजरात में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। इसको राजस्थान, ये मैं डलवा दूंगा। ठीक है,
राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। बनमाली कहाँ पे, बनमाली और राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा आपके कहाँ, यहाँ है। और एक पंजाब, यहाँ पे क्या है, पंजाब, ठीक है। पंजाब में एक जगह रोपर मिला, ठीक है। रोपर ये कहाँ है, पंजाब, ठीक है। पंजाब में क्या मिला, रोपर। अब देखिए ये सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल मिले, जिसमें से रावी नदी के किनारे यहाँ पे एक स्थल मिला, ठीक है। जो सबसे पहला स्थल था यहाँ पे कौन सा था, पंजाब के जस्ट ई वाला पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब में, यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है। और इसी में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जैसे कि अपना बिहार प्रांत है ना, बिहार राज्य है ना, उसी तरीके से पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध, राज्य को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, सिंध प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, उसके सिंध प्रांत में है। ये इतने सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। एक बार फिर से देखिए, इतने ही स्थल याद रखने हैं, इतने अगर आपको याद है तो आप आराम से हड़प्पा सभ्यता में कंफर्टेबल जोन में है, ठीक है। इन्हीं में से एक दो आपसे पूछ लेंगे। दैमाबाद महाराष्ट्र में, लोथल धोलावीरा कहाँ पे, रंगपुर, लोथल धौलावीरा और रंगपुर कहाँ, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी वनमाली कहाँ, हरियाणा में। रोपर पंजाब में। मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में। और सूत कोंडाडोर भी कहाँ है, पाकिस्तान में। इतनी सारी चीजें आपको इतना तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सा कहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सभी सभी के सभी जो स्थल है ना, वो सबके सब कहाँ है, सबके सब आपके कहाँ मिले हुए हैं, सबके सब नदी घाटी में है, ठीक है। यानी कि सबके सब जो स्थल है किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। तो आप कहेंगे कि क्या सर सबके सब स्थल का नदी भी याद रखें, एक तो राज्य याद रखें, एक तो नदी याद रखें, ऊपर से कहाँ से क्या मिला ये भी याद रखें? नहीं बेटा, सबके सब नहीं याद रखने हैं। आपको क्या होता है कि YouTube के तहखाने में जब आप जाएंगे, तो YouTube के तहखाने में क्या होता है कि बहुत सारे, हम लोग क्यों ये सब बैच चला रहे हैं, YouTube के तहखाने में जाएंगे ना तो आपको क्या बताएगा कि बाबू सूतकोंडा डोर इस नदी के किनारे, ये मोहनजोदाड़ो। अरे भाई ठीक है, हम समझ रहे हैं कि कहीं कहीं से इकट्ठा कर लिए गए हैं चीजें और लिख दिए और ऐसे ऐसे घस रहे हैं, हाँ पश्चिम वेस्ट सूतकोंडा डोर, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को अपने अंदर नहीं डालना है, फिलहाल नहीं डालना है। आपको जो चीजें पूछी जा सकती है, जहां जहां से नदियां पूछी जा सकती है, कहाँ से क्या मिला, कौन किस नदी के किनारे है, कौन किस राज्य में है, ठीक है। इतना में हमको, तो आप कहेंगे सर आप ही बता दीजिए ना कौन कौन सी नदी को याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी नदी को याद रखना है और कहाँ से किस नदी के किनारे कौन सा स्थल मिला। तो सिंपल सी बात है, दो आप निश्चित रूप से याद रखें, एक मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, एक हड़प्पा किस नदी के किनारे है। दो अगर याद रखते हैं, दो अगर याद रखते हैं तो यकीन मानिए यही दो से बार 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 पूछा गया, ठीक है। और आप बिहार के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा सा ये होगा तो आपसे पूछ देगा एक आलमगीरपुर, क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है, बिहार के पड़ोसी राज्य में ये जगह मिला है और पश्चिम में एकमात्र ये स्थल है आलमगीरपुर। तो ये आपसे पूछ देगा कि ये किस नदी के किनारे है, ठीक है। बाकी पूछेगा कि कालीबंगा से क्या मिला, राखीगढ़ी से क्या मिला, बनवाली से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला और हड़प्पा से क्या मिला, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप कहेंगे कि सर आप तो बता दिए कहाँ पे कौन सा स्थल है, ठीक है, इतने स्थल तो हम याद कर लेंगे, हम याद हो भी गया। अब आप बताइए ना कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, तो हम कहते हैं बाबू शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो क्या यहाँ पे, अब देखिए प्रश्न क्या आते हैं कि क्या यहाँ पे राजा थे, यहाँ का समाज कैसा था, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को भी तो देखना पड़ेगा। कहीं पे कोई शहर है तो वहां पे समाज भी तो होगा, समाज होगा, वहां राजनीति हो रही हो, कोई ना कोई प्रशासन कर रहा होगा, ठीक है। और वहां की आर्थिक स्थिति क्या थी, लोग अपने कमाई का जरिया क्या था, लोगों के पास पैसे कहाँ से आते थे, किस तरीके से लोग कमाते थे, ये तीनों पहलू तो हमें जानना पड़ेगा ना। वो जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कौन सा किस नदी के किनारे है और कहाँ से कौन सा
क्या मिला है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। तो सबसे पहले आप लिखिए स्थल, इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अस्थल। कौन सा स्थल है, उसके बाद किस नदी के किनारे है। सबके नदी नहीं लिखेंगे, बस 2-3 नदी लिखेंगे, आपको बहुत ज्यादा हम प्रेशर में नहीं डालेंगे। स्थल, नदी, ठीक है, स्थल, नदी और क्या मिला। ठीक है, राज्य, किस राज्य में, और क्या मिला, कहाँ से क्या मिला। ऐसे तो आप लोग सब पढ़ के रखें, आप लोगों को, आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ पढ़ के रखे होंगे। बहरहाल आपके लिए कुछ प्रश्न भी छोड़ करके जाएंगे, उसका जवाब आप स्वयं देंगे। सबसे पहले आपको हड़प्पा मिला, तो हड़प्पा को ही देखिए। सबसे पहला हड़प्पा, ठीक है, ये किस नदी के किनारे, तो आप कहेंगे किस सर, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे। राज्य कहाँ, तो राज्य आपने ही ध्यान रखेगा, पंजाब। ठीक है तो पाकिस्तान के पंजाब में, सीधा पाकिस्तान ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला। ठीक है, राबी, हड़प्पा जो स्थल था, सबसे पहला जो स्थल था, यहाँ से क्या मिला, राबी, राबी जो है, राबी नदी, तो यहाँ से क्या मिला, पहले जो शहर के साक्ष्य थे, शहरी साक्ष्य के प्रमाण। ठीक है, शहरी साक्ष्य के प्रमाण यहीं से मिले। ठीक है, किसके प्रमाण, शहरी साक्ष्य के प्रमाण। नहीं तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लिखे प्रथम स्थल, प्रथम स्थल, ये पहला स्थल था जहां पे खुदाई हुई। ठीक है, बहुत तमाम चीजें आपके दिमाग में और नहीं डाल के रखना है। दूसरा, मोहनजोदाड़ो, ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपके सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपके कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे हैं। और ये कहाँ पे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में। और यहाँ से बहुत कुछ मिले हैं। ठीक है, ठीक है, अशनाना घर, ठीक है, अशनाना घर मिले हैं यहाँ पे, मृतकों का टीला मिला है, मृतकों का टीला मिला है, नृत्य करती मूर्ति मिला है, नृत्य करती लड़की की मूर्ति, नृत्य करती कांसे की जो मूर्ति है वो यहाँ से मिला है। ठीक है, का अशनाना घर, बहुत बड़ा अशनाना घर मिला है, मृतकों का टीला मिला है, अन्नाना घर भी यहीं से मिला है, अन्नाना घर यानी कि अनाज रखने वाला जो घर था। और बहुत सी सारी चीजें यहाँ से मिली है। ठीक है, कम से कम ये 2-3-4 चीजें आप याद रखिएगा, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आप धौलावीरा, इसकी नदी को बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि जिस नदी के किनारे, वो नदी आजकल सूख चुकी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बची हुई है गुजरात में। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर नहीं पता है तो जानने की कोशिश भी नहीं करना है। राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से बहुत ही बेहतर उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली, उत्तम जल प्रबंधन, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ से मिला है। ठीक है, चौथा, लोथल, इसकी भी नदी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, गुजरात, और यहाँ से क्या मिला है,
ये जो लोथल है यहां से क्या मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य। गोदीपाड़ा, गोदीवाड़ा भी, गोदीपाड़ा या गोदीवाड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, वो यहीं से मिला है, ठीक है, कहाँ से, लोथल से। फिर 5वें नंबर पे हम लोग आते हैं राखी गढ़ी, ठीक है, वन वाली, ठीक है, ये भी नहीं ध्यान रखना, और ये हरियाणा में ये जगह, और यहाँ से क्या मिला बाबू, यहाँ से मिट्टी के हल, मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। और छठा, ठीक है, बस इतना ही, इसमें इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है, 5 है ना, 5 मोर देन इनफ है, ठीक है, 5 ही ध्यान रखिए। हाँ, कुछ लोग होशियार होंगे, आपसे पूछ देंगे कि बाबू बताओ ना कि लिपस्टिक के साक्षी कहाँ से मिले हैं, और कोई लड़की आपके सामने आई बोली कि मैं जो लिपस्टिक लगाई हूँ ना, तो बताओ ना इसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। तो आप कहिएगा कि बौरा गई हो, तुमको क्या लगता है, हमको पता था तुम यही पूछोगी, ठीक है। तो कहना ये सिंपल सी बात है, चुहंदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जाओ और लिपस्टिक लगा लो, ठीक है। हंसते हुए निकल जाएंगे, अब उसका दिमाग खराब होगा, वाह इसको तो यो पता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सब बकवास करने के लिए क्या होता है, ये बातें बता दी जाती है, क्योंकि ये सब ऊपर की बातें हैं। जब आप ऊपर की क्लास में जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता को मैं खुद लगभग 12 घंटे पढ़ाया होगा, हम सफर वाले बच्चे बताएंगे कि लगभग 12 घंटे नहीं, 15 घंटे, 12-15 घंटे मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया, सिर्फ इसी चैप्टर को। लेकिन यहाँ पे उतने तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बनवाली, मिट्टी के हल। अब देखिए सबसे बड़ा स्थल, ये 2 प्रश्न आते हैं कि सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, इसमें तो मास्टर साहब कंफ्यूज कर, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, हड़प्पा का, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर अलग होगा, ठीक है। एक तो ये प्रश्न हो सकते हैं, एक दूसरा प्रश्न हो सकता है हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, सीधे बोले तो मोहनजोदारो, ठीक है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो आप कहेंगे कि मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। और आपसे पूछे कि हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे राखी गढ़ी। और पता है एक चीज आपको, वर्तमान में भी खुदाई चल रही है इसकी, ठीक है, वर्तमान में भी खुदाई चल रही है, और तमिलनाडु में एक खुदाई हुई, उस खुदाई में कहा गया कि उस समय लोहे भी थे, लेकिन आप लोग मत मारिएगा लोहा, अभी वो खुदाई ही चल रहा है। हाँ, आईआईटी रुड़की के सहयोग से शायद वहाँ पे खुदाई चल रहा है। उस खुदाई में कहा गया कि जो लोहे मिले हैं, हाँ, तमिलनाडु में जो खुदाई चल रही है, देखिए तमिलनाडु तक तो ये सभ्यता थी भी नहीं, महाराष्ट्र तक सीमित थे, लेकिन तमिलनाडु में जो खुदाई हुई वहां से लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं, उसे जो कार्बन डेटिंग पद्धति से देखा गया तो वो हड़प्पा के समय का लोहा था, लेकिन अभी वो आपके इतिहास में शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में कच्छ, जो गुजरात का कच्छ है, वहां पे खुदाई चल रही है, हाल ही फिलहाल में वहाँ पे खुदाई हुई, आईआईटी लोथल, हाँ आईआईटी रोपड़ जो पंजाब का है उसके माध्यम से शायद वहाँ पे खुदाई हुई, और वहाँ पे एक सांप का जो हड्डी मिला है, उसके जो साक्ष्य मिले हैं, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुरानी सांपों में से एक था, बासुकी इंडिका नाम उनका दिया गया। तो बहरहाल वो खुदाई चलती रहेगी, ठीक है। बाकी देखिए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो बोलेंगे, हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल कहेगा तो आप राखी गढ़ी कहेंगे, ठीक है। अब कोई और प्रश्न पूछ लेगा कि मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी, क्योंकि ईट मन के तथास्थियां बोले, मन के बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी, तो 2 जगह पे थी, लेकिन बहरहाल आप एक ही याद रखिएगा, चुहंद्रो
ठीक है, चौहंदरों में, ठीक है, मन के बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको, देखिए जो चीजें यहाँ पे छूट जाएंगी फिर प्रश्न आएंगे, प्रश्न के माध्यम से अगर हमें लगेगा यहाँ पे चर्चा नहीं की तो प्रश्न में ही हम उसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, जो प्रश्न करेंगे उसमें ही हम इसकी चर्चा कर देंगे। तो हमने देख लिया स्थल की खुदाई कैसे हुई, कहाँ कहाँ कौन से स्थल मिले, किस नदी के किनारे कौन सा था। हाँ, ये एक ये लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए आलमगीरपुर, ये आपसे कहीं पूछ दे, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और ये किस नदी के किनारे है, ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो बाबू हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, दो, इसमें जो घर थे, सबके जो घर बने हुए थे वो एक जैसे घर थे। ठीक है, सबके घर जो थे एक जैसे थे, जितने घर बने हुए थे एक जैसे घर थे, सबके सब घर एक जैसे थे, और सामने से सबकी सड़कें गई हुई थी। ठीक है, फिर इधर से घर थे, फिर इधर से घर थे, यानी कि सबके घर एक जैसे थे, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे, अब मान लीजिए ऐसे सड़कें, फिर ऐसे सड़कें हैं, फिर ऐसे सड़कें, फिर यहाँ पे घर, फिर यहाँ पे घर, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में सबके घर एक जैसे थे, सबके घर एक जैसे थे, और दो तरह के शहर थे। ठीक है, एक दुर्ग था, एक ऊपर जो बसा हुआ शहर था उसको दुर्ग बोलते थे, जो नीचे था उसे निचला शहर कहते थे, लेकिन यहाँ भी घर सबके बराबर, ऊपर भी घर सबके बराबर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पे काटती थी। ठीक है, सड़कें, जो सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे काटती थी। एक बात है तो ये है, घर देखिए सड़क है, लेकिन दरवाजा जो होता था पीछे की तरफ खुलता था। घर के जो दरवाजे होते थे वो पीछे की तरफ, सड़क के तरफ नहीं, पीछे की तरफ खुलते थे। घर के दरवाजे, घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। ये सब सब्जेक्टिव में काम आएगा, पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, और ये क्या होता, सड़क के सामने जो छोटा सा ये होता था, यहाँ पे कुएं बने हुए थे। ठीक है, देखिए कितने ये लोग महान थे, कितने बेहतर लोग थे कि सड़क के किनारे जो एक गेट होता था वहां पे कुएं होता था, कोई राहगीर जाए तो घर में ना आए, यहाँ पे जा करके पानी पी ले। ठीक है, तो सड़कों के किनारे कुएं हुआ करते थे, ये आप देख लिए। अब देखिए ये सड़क जो बनी है, हर घर से सटी हुई नालियां थी, हर घर को टच करती हुई ये नालियां बनी हुई थी, हर घर को टच करते हुए ये नालियां थी। ठीक है, कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर को वहां की नालियां टच नहीं करती थी। इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित ये शहर बनाया हुआ था। ठीक है, इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित, ये सड़कों के बीचों बीच नालियां थी, नीचे अंदर। ठीक है, और इसमें मेन हॉल बने हुए थे जगह जगह पे, साफ करने के लिए क्या थे कि हॉल बनाए गए थे, और इसे खोल करके इसको साफ कर दिया जाता था बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हर घर, ठीक है, हर घर नालियों से जुड़ी हुई थी, नालियों से जुड़ी हुई थी। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं ना, हर घर नल का जल, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि हर घर नल का जल, हर गली पक्की हो, ठीक है, हर गली में नालियां हो,
अभी हमारे मुख्यमंत्री कह रहे ये हजारों साल पहले देखिए इतना सुंदर शहर, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सबके घर बराबर थे, हर घर से नालियां जुड़ी हुई थी, घर पीछे की तरफ खुलता था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और नाले को साफ करने के लिए मेन हॉल बने हुए थे। नाले साफ करने के लिए मैन हॉल बने हुए थे। इसमें लोग अंदर जाकर के मैन हॉल बने थे, इसमें लोग अंदर जाकर के साफ करते थे इसको। और बहुत ही बेहतर, बहुत ही व्यवस्थित और सुसज्जित शहर था, बहुत ही व्यवस्थित और सुसज्जित शहर था। बहुत सारे लोग जब आते थे बड़े अनुष्ठान के लिए, बहुत सारी एक एक लाइन से क्या बने हुए थे, शौचालय बने हुए थे, स्नानाघर, बड़े स्नानाघर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, उतरने के लिए क्या हुई थी, उसमें सीढ़ियां बनाई गई थी, लोग उसमें उतर करके नहाते थे। तो ये सारी चीजें जो मिली यहाँ से खुदाई में, तो अब मान लीजिए ये शहर एक दूसरे को समकोण पे काटता है, हर घर से नालियां जुड़ी हुई है, सबके घर एक जैसे हैं, ये जो साक्ष्य मिलेगा तो इतिहासकार क्या सोचेंगे कि यहाँ की व्यवस्था सुसज्जित व्यवस्था थी, और ये पूरी तरीके से शहरी व्यवस्था थी। जैसे आज हमारे मुंबई में आज भी बारिश होती है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में तो पानी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ की इंजीनियरिंग व्यवस्था इतनी शानदार थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कभी कोई पानी नहीं लगता था। ठीक है, तो ये सब देख करके कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ का समाज कैसा था, शहर के तरह समाज था, हर घर देख रहे, और घर पीछे की तरफ दरवाजे खुलते थे, सामने कुआं हुआ करता था, हर घर नलियों से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हड़प्पा का एक व्यवस्था था। हड़प्पा में दो तरह के शहर थे, एक दुर्ग होता था, ऊपर जो बसा हुआ था, एक ऊपर जो बसा हुआ था, ऊपर बसा शहर, ऊपर बसा शहर, इसको क्या बोलते थे, दुर्ग बोलते थे। ठीक है, दुर्ग बोलते थे, कभी ये भी पूछ लेगा। तो यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था थी, यहाँ भी इसी तरह के, एक ऊपर दुर्ग था, एक निचला शहर था, यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था थी। अब देखिए, सबके घर एक जैसे होंगे, तो बताइए अब इतिहासकारों में मतभेद होगा कि नहीं, कहेगा कि यहाँ शासन कौन करता था, तो कोई कहता है, कोई इतिहासकार कहेंगे कि यहाँ पे राजा का शासन था, तो वो तर्क देंगे, बोलेंगे कैसे राजा का शासन था बताइए, तो हम नहीं मानते राजा का शासन। कहा अगर यहाँ पे कोई राजा का शासन नहीं होगा तो इतनी सुंदर सड़कें कैसे बन गई थी, हर घर को छूती हुई नालियां कैसे बना दी गई थी, मेन होल कैसे बनाई गई थी, कोई तो कोई राजा होगा, तभी तो इतना सुंदर शहर बसा। दूसरे इतिहास कहते नहीं, अगर राजा था, अगर राजा था तो कोई महल क्यों नहीं मिला, एक घर बहुत बड़ा मिलता जिसमें शासक रहता होगा, ऐसा तो नहीं मिला, सबके घर एक जैसे थे। कहा बात तो सही कह रहे हैं। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे क्या थी, सामूहिक व्यवस्था थी, सामूहिक प्रशासन की व्यवस्था थी। कहा कैसे कह सकते हैं सामूहिक प्रशासन की व्यवस्था, सब लोग मिलकर के इतना सुंदर सर, हाँ सब मिलकर के करते होंगे शासन, तभी तो सबके घर एक जैसे थे, ना यहाँ पे कोई गरीब था, ना यहाँ पे कोई अमीर था। कहा अच्छा, ये भी बातें, चलिए मान लेते हैं। फिर और खुदाई हुई तो बहुत सारे जगह देखा गया कि जो सबको दफनाया जाता था, तो उसमें क्या होते थे, बहुत सारे सबके साथ बहुत सारे गहने, कुछ के साथ क्या होता था, शीशे, ठीक है, जो आईना होता है वो डाला गया था सबों में, और किसी के साथ बहुत सारे आभूषण थे। कहा जो लोग अमीर होते होंगे उनमें ये सारे आभूषण डाले गए थे, जो लोग गरीब होते थे उनमें कम आभूषण डाले गए थे। तो अमीर गरीब की बातें फिर खुदाई में आ गया। तो इसमें जितनी सारी बातें हम लोग जानेंगे समझेंगे, वो सब के सब अनुमान आधारित है, अनुमान लगाया जाता ऐसा था तो ऐसा हो गया होगा, सबके घर एक जैसे थे तो सब लोग शासन करते होंगे, इतनी सुंदर सड़कें थी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा शासक होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें, इसी तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न आएंगे तो प्रश्न में भी हम इस चीजों की चर्चा करेंगे। बहरहाल इतना तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई, इतनी बातें क्लियर है। बाकी चलिए, पीपीटी में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, पीपीटी में कुछ लिखा नहीं है। बाकी देखिए इतनी सारी चीजें हम लोग जान लिए, फिर क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, वहां पे प्रश्न आएंगे, अगर उस चीजों की चर्चा नहीं की तो फिर प्रश्न जहाँ पे करेंगे वहां पे हम और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ईट मन के तथा अस्थियां, ठीक है, ईट मन के तथा अस्थियां, देखिए हड़प्पा सभ्यता, यही सब सारी बातें देखिए क्या लिखा हुआ, ये सब सिर्फ आप देखते चलिए।
2600 से 1900, ठीक है, कहीं पे 2500 से लिखा रहेगा, 2500 से 1900, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2350 से 1750, ये कार्बन डेटिंग पद्धति से है, ठीक है। ये भी डेट याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अलग अलग डेट से इसके दिए जाते हैं। हड़प्पा आज कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी हम आपको बताएं आज के दौर में कहाँ है। हड़प्पा नामक स्थल पर यह सभ्यता खोजी गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया हड़प्पा सभ्यता किसे, सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे अधिक स्थल मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे फैली हुई सभ्यता है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं ना सर लोग, हमारे बहुत से सर लोग। हड़प्पा नामक स्थल पर यह सभ्यता खोजी गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरीके से होता ना, नहीं हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बाबू, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ये भारत के मैप है, ठीक है, हमने आपको मैप पे बता ही दिया। यहाँ पे मांडा है, यहाँ पे सूतकोंडा डोर है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यहाँ पे दैमाबाद है। ये जो आपका देखिए अलग अलग राज्य हैं, ये देखिए सब राज्य आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, ये अपना भारत है, ये अपना प्यारा भारत है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर का, ये लद्दाख का इलाका है, लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका पंजाब, ठीक है, ये राजस्थान, ठीक है, ये गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका कर्नाटक, ये आपका गोवा, ये आपका केरल, ये आपका तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, ये आपका उड़ीसा, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका यूपी, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये अपना प्यारा बिहार, ठीक है, ये अपना प्यारा बिहार, ये आपका झारखंड अपना पड़ोसी, ये आपका झारखंड, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ये आपका हो गया सिक्किम, ये आपका हो गया असम, ये अरुणाचल, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ठीक है। इस तरीके से अपने सबके सब राज्य आप जानते ही होंगे। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है? तो अब देखिए, अब आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, बाबू राजस्थान से क्या मिला, हरियाणा से 2 स्थल मिले हैं, क्या मिले हैं बताइए, जम्मू एंड कश्मीर से 1 स्थल मिले हैं, पंजाब से 1 स्थल मिले हैं, आप 2-3 स्थल गुजरात से मिले हैं, एक महाराष्ट्र से मिला है, एक महाराष्ट्र से मिला है, एक यूपी से मिला है, ठीक है। इतने ही स्थल को बता दो ना बाबू, और 2 स्थल यहाँ पे, एक यहाँ पे पाकिस्तान में, 3 स्थल पाकिस्तान के याद रखिए, बाकी सब भारत के स्थल को याद रखिए। तो आप कहेंगे सर ये वाला तो अभी जस्ट बताए हैं आप, मांडा मिला है, ठीक है, ये तो अभी जस्ट बताए हैं। पंजाब से रोपर मिला है, ये तो अभी जस्ट बताए हैं। वनमाली, वनवाली क्या करने गई, राखी बांधने गई, तो कहाँ, हरियाणा में राखी कटी। ये आपके कहेंगे कि सर ये तो हड़प्पा है, ठीक है, ये आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, ये कहेंगे आप सूतकोंडाडोर है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही बिंदा दे देगा 5 नंबर के प्रश्न, 5 जगह इंगित कर देगा, ये कर देगा, बताएगा कि बताइए ये स्थल कौन सा है, ठीक है। ये भी इतिहास में मानचित्र वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये देखिए आलमगीरपुर, ये यूपी का, और ये राजस्थान में आपका कालीबंगा, ये आप जानते हैं धौलावीरा, ये आपका रंगपुर, और ये आपका लोथल है। तो बहुत कुछ बाबू, बस जानना इसमें इतना ही फिलहाल है। ये आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है। तो एक बार रिवीजन हो गया, आपके दिमाग में ये छप चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, मोहनजोदारो, और दूसरा क्या था, दूसरा मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा, ठीक है। और इन दोनों सभ्यता को जुर्बा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, जुर्बा राजधानी किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को जुर्बा राजधानी कहा जाता है, ठीक है।
हड़प्पा और मोहनजोदारो को, ये लिख लीजिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी, आपको पता है नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। आज की तुलना हम किससे कर सकते हैं, वर्तमान समय की तुलना किससे किससे कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तुलना वर्तमान में किससे कर सकते हैं, तो नगर निगम जो आपका है, नगर निगम जो है उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर मोहनजोदारो था, और भारत में बड़ा नगर कौन सा था, राखीगढ़ी था। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये हड़प्पा वाला क्षेत्र था, सबसे अधिक स्थल यहीं से मिले थे। देख रहे हैं यहाँ पे मोहनजोदारो, यहाँ पे देखिए हड़प्पा, यहाँ मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, यहाँ पे देखिए लोथल। ठीक है, इस तरीके से ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए खोज, ये आपके कौन है, ये आपके दयाराम सहनी जी हैं। दयाराम सहनी जी की ये तस्वीरें हैं, और ये 1921 में क्या किए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, ये दयाराम सहनी जी हैं। ये आपके राखल दास बनर्जी हैं, ये 1922 में क्या किए थे, 1922 में क्या किए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो 21 में ये किए थे, और 22 में ये मोहनजोदारो की खोज किए थे। ठीक है, ये हड़प्पा की खोज किए थे, ये किसकी खोज किए, हड़प्पा की, और ये किसका खोज किए थे, मोहनजोदारो के। ठीक है, क्लियरिटी के साथ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इमारत देखिए, ये फियांस की बनी हुई, ये फियांस की बनी हुई क्या है, एक पात्र है। अब देखिए उस समय हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि बहुत सुंदर सुंदर क्या होते थे, पात्र बनते थे। पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, सामान रखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती थी। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया, ये जो मिला इतना अच्छा, इससे अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि ये वाला बर्तन देखिए और ये वाला बर्तन देखिए, दोनों में अंतर दिख रहा है। ये वाला कहा गया कि जो लोग के कम पैसे होते थे वो लोग ये खरीदते थे, और जो अधिक धनी वर्ग के लोग होते थे वो इस तरह के सुंदर बर्तनों को खरीदा करते थे। ठीक है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया। ये देखिए तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण, ये कहाँ से, ये कब्र की खुदाई से, यानी कि जो मुर्दे को वहां पे दफनाया जाता था उसके अंदर से ये मिला। तो कहा कि बहुत सारे शवों के साथ आभूषण थे और किसी किसी के साथ दर्पण थे। तो कहा गया जो गरीब लोग होंगे ना वो दर्पण देते होंगे, जो अमीर लोग होते होंगे वो आभूषण देते होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हमें देखा जा सकता है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान, शवों की खुदाई के दौरान किसी शव के साथ बहुत सारे आभूषण मिले, जिससे ये पता चलता है कि वो संभ्रांत वर्ग के थे, ठीक ठाक घर से थे, यानी कि अमीर घर के थे। और बहुत सारे ऐसे शव थे जिनके साथ तांबे के दर्पण मिले, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो लोग गरीब घर के थे। ठीक है, वो लोग क्या थे, गरीब घर के थे। समाज में ये खाइयां नजर आ रही थी। कैसे, तो आप इसके उदाहरण दे देंगे। ठीक है, ये फियोंस की बर्तन बहुत अच्छी बर्तन भी थी वहां पे, और बहुत कम नॉर्मल बर्तन भी देखी गई। जो अच्छी बर्तन थी ये हो सकता है संभ्रांत वर्ग के लोग यूज करते होंगे, जो कम वाला था ये कौन यूज करते होंगे, ये यूज करते होंगे जो वहां के नॉर्मल लोग थे। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बताएं कि सबके घर एक जैसे थे तो कोई अमीर गरीब नहीं था। बिल्कुल, एक तरफ वहां भी कह सकते हैं कि सबके घर एक जैसे थे, अलग अलग चीजों से अलग अलग अंदाजा लगाया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मिट्टी के बर्तन, इसकी लिपि अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, अब कहेंगे सर कुछ लिखा हुआ ही नहीं तो लिपि कैसी थी। हाँ, कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जो चित्रें बनाई, देखिए ये वाला देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये सब देखते हैं। ये क्या है, भाव चित्रात्मक, ये क्या है, भाव चित्रात्मक। ठीक है, हड़प्पा से जो ये मोहर प्राप्त हुई, ये क्या है, मोहर है। तो मोहर किसी की बनी होती थी, सैलखरी की, सैलखरी की मुहर किसकी बनी होती थी, सैलखरी की मुहर बनी होती थी। और किस लिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार अलग अलग देशों से, भारत के अलावा विदेशों से व्यापार किया जाता था। जिसमें क्या होता था, जो सैलखरी की मुहर होती थी उस मुहर को कभी उसमें लगाने के यूज किया जाता था, कभी आदान प्रदान के लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता था, क्योंकि रुपया नहीं था तो अगर आप अपना सामान बेचते हैं तो बदले में आपको मुहर दिया जाता था। आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो नील को लेकर के कौन जाते हैं, नील लेकर के ऋतिक रोशन जाते हैं दुर्ग में, ऊपरी शहर में जाते हैं,
और वहाँ पे नील बेचने के क्रम में क्या होता है, उनको अपनी प्रेमिका दिख जाती है। जो मूवी में तो प्यार मोहब्बत ने दिखा तो कौन मूवी देखने जाए भाई, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे मूवी है जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे खेती भी होती थी, कृषि भी होती थी, कृषि भी होती थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे था। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि मान लीजिए सामान की अदला बदली, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं? बचपन को याद कीजिए। बचपन में आप क्या करते थे? बर्फ खरीदने जब जाते थे, आइसक्रीम कहाँ आता था? हम लोग के बचपन में तो बर्फ बोला जाता था, आइसक्रीम तो अब की जमाने की बात है। उस समय क्या होता था, हम लोग इतना मक्का लेकर के जाते थे और उधर से आइसक्रीम लेकर के आते थे, ठीक है। याद कीजिए, आप क्या करते हैं, वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। आप अपनी मम्मी के, जो गांव के बच्चे होंगे, बहुत खांटी गांव के होंगे, तो अपनी मम्मी को बाल जो झड़ते हैं ना, उसको इकट्ठा करके रखेंगे। सन पापड़ी वाला आएगा तो उसको बाल दे करके सन पापड़ी ले लेंगे, ठीक है। कोई लोहा दे करके प्याज खरीद लेता है आजकल गांव में, ठीक है। आप कोई टूटा फूटा मोबाइल दीजिए, उसके बदले में कुछ आपको दे देगा। इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आप एक अनाज लीजिए, दूसरा अनाज ले लीजिए, अनाज दीजिए, आप मोहर ले लीजिए, नील दीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से वहां की अर्थव्यवस्था चलती थी। तो समाज और अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया चीजें। प्रमुख स्थल देखिए, यहाँ पे फालतू की चीजें ये सब लिख दी गई है। नागेश्वर क्या, ठीक है, गुजरात में था। लोथल पाकिस्तान में, देखिए लोथल पाकिस्तान में नहीं, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बालाकोट, ठीक है। ये मत देखिएगा, ठीक है, ये फालतू लिख दी गई है। ये सही है, कालीबंगा, बनमाली, चोंद्रो, ठीक है, ये सब फालतू के लिख दी गई है, इसको मत देखिएगा। हमने आपको पहले ही लिखा। लोथल गुजरात, ये वाला क्षेत्र देखिए, ठीक है। गोदीवारा के साक्ष्य, यहीं से आपको क्या मिला था? बंदरगाह, ठीक है, यहीं से बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ये आप जानते हैं। पशुपति, हाँ, यहाँ पे देखिए पशुपति शिव की पूजा होती थी इस समय, ठीक है। महादेव की सिंधु वास्तु के प्रमुख देवता थे, सैंधव की पूजा करते थे। सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता था, ठीक है। अब सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इसीलिए यहाँ पे मोहनजोदारो का नाम क्या है? मोहनजोदारो है, और सिंधी भाषा में है। और इसका अर्थ अगर आप जानेंगे तो इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मोहनजोदारो को सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है। सिंध का बाग, यानी कि सिंध प्रांत में है ये, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, आपको पहले बता दिए, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, अव्यवस्थित है, बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए मैंने ये सारी नदियों के बारे में नहीं बताया आपको, ठीक है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। देखिए ना बाबू, सिंधु जो सभ्यता है, इसका स्थल त्रिभुजाकार है। अब कैसे आप कहेंगे कि त्रिभुजाकार है? कहिएगा कि सर बताइए ना त्रिभुजाकार कैसे है, हम नहीं मानेंगे कि त्रिभुजाकार है। देखिए ना, देखिए इसको मिलाइए, इसको आप यहाँ से मिलाइए, ठीक है, इसको आप यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, फिर ऐसे मिलाइए, ये दोनों एक ये ऐसे इस तरीके से आप यहाँ मांडा को क्या करिए, सीधे मांडा को और दैमाबाद को सीधा यहाँ से मिलाइए, फिर यहाँ पे चलेंगे और ऐसे, अरे भाई, हाँ, फिर ये देखिए, और ये ऐसे, इस तरीके से क्या है? त्रिभुजाकार है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके का है? त्रिभुजाकार है। बहुत सारे महान लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल बताएंगे, कभी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हड़प्पा व्यापार आधारित थी, ठीक है, व्यापार व्यवसाय होता था, भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी व्यापार होता था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, स्थित था, ठीक है। सिंधु घाटी जुड़वा राजधानी है, ये भी तो बता चुके हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। ये इतने ही चीजें इसमें जानने की जरूरत थी फिलहाल, ठीक है। नहीं तो जानने की तो इसमें बहुत कुछ जरूरत है, ठीक है। 10-20 घंटे पढ़ाऊँ तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को बता दिया हूँ, आपके एग्जाम को भी तो ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। इसके जितने प्रश्न हैं, प्रश्नों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रश्नों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। जितने डिटेल में हो सकते हैं उतने डिटेल में हम जरूर करेंगे। जो चीज़ें लगेंगे कि हम वहाँ पे नहीं बताए हैं, उन चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये सब आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी जी ने की। ठीक है, कौन? दयाराम सैनी जी। ठीक है, कब? 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? अभी आप पढ़े हैं तो आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता। अभी आप पढ़े हैं, आपको यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो की खोज 1922 में, किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी। धोला धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई? तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर इसके लगे हुए ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ? सिंधु नदी के किनारे। तो आप कहेंगे सर रावी नदी के किनारे कौन सा है, जरा सा बता दीजिए ना। तो हम कहेंगे बाबू रावी नदी के किनारे कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है, झेलम और चिनाब। चिनाब किसके किनारे? आप लोग बताइए। मांडा देखने, जम्मू कश्मीर में झेलम चिनाब है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की अभी आपको बताए थे, वहां नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अभी के नगर निगम से उसकी तुलना कर सकते हैं। नगर यानी कि शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कहिए, नगरी सभ्यता कहिए। ठीक है, तो ये कौन सी थी? नगर की सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नाना घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, विशाल विशाल स्नाना घर। अब विशाल स्नाना घर जो मिले थे, उस विशाल स्नाना घर जो मिले थे, ठीक है, इसमें क्या था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, इसमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी और इसमें बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर रहे थे। इससे क्या पता चलता था कि बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में ये यूज होता था। कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जाता था। मान लीजिए बड़ा स्नानागार क्यों बनाएगा कोई? इसलिए ना कि अगर मान लीजिए आपके गांव में अष्टजाम है और बहुत सारे लोग आए हैं, उनको नहाना है, तब कितने अलग अलग लोग कुएं पे कितने लोग लगाएंगे? 4 लोग, 5 लोग। तो बड़े स्नानागार बना दिए जाते थे, उसमें एक साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जा करके नहा करके निकल करके बाहर आ जाते थे। तो बड़े स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार के साक्ष्य तो ये आपके मोहनजोदारो से मिले हैं। ठीक है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, कहाँ से? सूती कपड़े के। तो ये मोहनजोदारो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं सूती कपड़े के साक्ष्य? तो मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। सूत कोंडाडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? कल ही हम आपको बताए थे कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। क्या सिक्के आएंगे पुरातत्व में? बिल्कुल सर, सिक्के आएंगे। अभिलेख आएंगे? बिल्कुल सर, अभिलेख आएंगे। भवनावशेष आएंगे, यानी कि भवन टूट फूट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके जो कुछ अवशेष, जैसे कि ईटा हो गया, ठीक है, ईट हो गया, उसके साथ साथ जो अन्य मटेरियल्स होते हैं भवन बनाने के, वो सब जहाँ से मिलते हैं। ठीक है, भवनावशेष क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य। तो अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। ठीक है, साहित्य साहित्यिक स्रोत में आएंगे। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा प्रशासन था? ये कभी आपने सोचा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा प्रशासन था? लोकतंत्रात्मक था? लोकतंत्रात्मक था? बिल्कुल नहीं। राजतंत्रात्मक? बिल्कुल। राजा था? बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं, राजा नहीं था। कौन कहता है कि राजा था? तो किसने कहा लोकतंत्र था? कहा भक पगला गए हो, लोकतंत्र था। गणतंत्र था? कहा इसके तो कोई साक्ष्य नहीं है, ना इसके साक्ष्य। कहा नगर पालिका जैसा? कहा हाँ हाँ हाँ, नगर पालिका जैसा। अभी बताए ना, अभी के नगर निगम से इसकी तुलना कर सकते हैं, तो नगर पालिका जैसा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू? सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? कौन सा था बंदरगाह? हड़प्पा था,
तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, ये तो रावी नदी के किनारे से, ये बिल्कुल नहीं होगा। मोहनजोदारो था, कहे नहीं नहीं सर, यहाँ तो सूती कपड़े के वस्त्र मिले हैं, विशाल स्नाना घर मिले हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है, यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो ये तो नहीं होगा सर। कालीबंगा, कहेंगे ना 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 ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य। अब जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसको भी लिख लीजिएगा, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कृषि होती थी, कृषि होती थी। मिट्टी के हल बनवाली से मिले हैं, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कृषि होती थी। तो बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, बंदरगाह नगर। अब बंदरगाह क्या होता है कि पानी के जहाज जो होते हैं उसके लगने के, जो हाँ जैसे एक स्टेशन जो होता है, पानी के जहाज के स्टेशन जो होता है, ठहरने का जो जगह होता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। अब बंदरगाह क्यों रहेगा भाई? अगर उस समय बंदरगाह था तो व्यापार होता था। और ये कहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है? मैंने आपको बताया कि लोथल कहाँ पे है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बताए थे, लोथल कहाँ पे है? देखिए लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। और गुजरात के नीचे देखिए ना, गुजरात के नीचे देखिए ना बाबू, ये अरब सागर का क्षेत्र है, ये समुद्र है यहाँ पे, ये समुद्र है। तो यहाँ से जो बंदरगाह, ये जो समुद्र है, अब यहाँ से क्या होता होगा? यहाँ पे अगर था बंदरगाह, तो यहाँ से विदेशों से व्यापार होता होगा। यहाँ से क्या होता होगा? विदेशों से व्यापार होता होगा। तो हम कह सकते हैं विदेशी व्यापार की बात होगी तो नाव के माध्यम से, यानी कि जो होते हैं पोत, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होती थी? व्यापार होती थी, विदेशों से व्यापार। आपको कहेगा विदेशों से व्यापार के साक्ष्य की बात करें तो आप कहेंगे लोथल जो बंदरगाह शहर था, बंदरगाह का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, एक शहर से दूसरे जगह तक सामान भेजने के लिए। ठीक है, सड़क के माध्यम से सामान भेजा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, बैल से कितना दूर, कोई छोटे गाड़ी से कितना दूर सामान ले जा सकता है? इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहां पे ट्रेन चलाया गया था। ट्रेन तो भारत में 1853 में चलाया गया था। तो ट्रेन के साक्ष्य की बात तो हम करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेन की बातें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे बातें होंगी तो किसकी होगी? जो बंदरगाह नगर था, यानी कि नाव के माध्यम से, यानी कि नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से अधिकतर व्यापार हुआ करते थे। नेक्स्ट चलिए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है रे बाबू। ठीक है, किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो वह कहाँ से मिली है? तो कहेंगे सर अभी तो आप बताए हैं कि मोहनजोदारो से मिली है, ऐसे नाचती हुई, ऐसे नाचती हुई। ठीक है, ऐसे एकदम मूर्ति ये है, वो कांसे की मूर्ति है। ठीक है, कहाँ से मिली? तो मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? व्यापार जो ये करते थे, किस देश के साथ इसके संबंध नहीं थे? मोसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चीन से। देखिए बाबू, चीन से था क्योंकि चीन में भी इस तरह की सभ्यता थी, मोसोपोटामिया में भी इस तरह की सभ्यता थी, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इन प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आ सकती है। चीन की सभ्यता, चीन हमारे भारत के आसपास है। ठीक है, चीन हमारे भारत के आसपास है और चीन से बहुत अधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, अब देखिए कहेंगे कि सर मोसोपोटामिया से कैसे कह सकते हैं कि मोसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था? तो आप जब दुनिया का मैप देखेंगे, जब दुनिया का आप मैप देखेंगे तो ये आपका देखेंगे, ये आपका, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये अपना प्यारा भारत है। और ये इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा देख ही लीजिए, ये आपका यूरोप था, ये आपका यूरोप था, ये अफ्रीका था, और ये यहाँ पे मोसोपोटामिया। ठीक है, इधर से तो ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ईरान है। ठीक है, यहाँ पे ईरान है, तो इससे हो सकता है। ठीक है, इससे व्यापार होने की संभावना इससे, और इसके जस्ट माथे पे यहाँ मांडा है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो इससे भी हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो किससे? चीन से। लेकिन कहीं कहीं पे बातें की गई है कि चीन से भी संबंध था। लेकिन आप वहां पे कह सकते हैं कि हाँ सर हो सकता है चीन से, लेकिन भारत यहाँ है,
ये अपना प्यारा भारत है, लेकिन चीन का ये इतना इतना दूर सर किस माध्यम से जाता होगा? सड़कें थी तो आप कहेंगे सड़कों का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला। हाँ, शहर में सड़कें थी, लेकिन बहुत दूर व्यापार करने के लिए क्या एनएच बनाया हुआ था? नहीं बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बंदरगाह तो था, बंदरगाह था, और बहुत सारे मुहरों पे किसके नाव के चित्र मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता था कि समुद्री मार्ग से क्या होते थे, व्यापार होते थे। ठीक है, तो ये आप अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान से भी होता था, चीन से कह देंगे कि नहीं होता था। ठीक है, इसके अपने अपने कारण दिए गए हैं। अब देखिए, अब बहुत सारे मास्टर साहब मेसोपोटामिया, हाँ मेसोपोटामिया नहीं, आज चीन अफगानिस्तान, उनको रट्टा लगा के आएंगे इसका मेसोपोटामिया से नहीं था। कोई कहेगा अफगानिस्तान से नहीं था। भाई कैसे नहीं था? अगर था तो कैसे था? ये तो आपको बताना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को एकदम संभल करके करना है। ये बहुत सारे बच्चों ने मेरे इंस्टाग्राम पे इस प्रश्नों को भेजा था कि सर बताइए ना कि ये वाला, मैंने वहाँ पे चीज़ों को बताया है बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं जवाब दे पाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, सबके जवाब दूंगा 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, लेकिन जवाब सबके मिलेंगे। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन सा था? अभी जस्ट बताए थे हम आपको, सिंधु के कौन थे? पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा की है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? सिंधी में जो मोहनजोदारो है, इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। तो ये मोहनजोदारो, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। राइट आंसर सी। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अभी हमने आपको बताया ना, अभी हमने आपको बताया ना किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था, सोने का ज्ञान था, बिल्कुल, बहुत सारे सोने के आभूषण भी थे, चांदी का था, बिल्कुल था, तांबा का था, बिल्कुल था। ठीक है, तांबा का था, बिल्कुल था, लेकिन किसका नहीं था? तो लोहे का नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में, सरस्वती नदी के किनारे, घंघर नदी पहले, उसी को सरस्वती नदी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या? जूते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको बताया जूते हुए खेत के साक्ष्य। आप कहेंगे सर पंजाब में कौन सा है? तो पंजाब में आपके कौन सा है? रोपर है, रोपर है, आईआईटी रोपर भी पंजाब में ही है। हरियाणा में कौन सा? तो आप कहेंगे कि सर राखी गढ़ी, राखी गढ़ी और बनवाली हरियाणा में है। राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। गुजरात में बताइए ना सर, तो गुजरात में आप कहेंगे कि सर धोलावीरा है, धोलावीरा है। तो फिर कहेंगे एक और बताइए ना, तो धोलावीरा के अलावा आपका कौन सा है? लोथल है। तो कहेंगे प्लीज एक और बता दीजिए ना, तो उसके अलावा और क्या है? रंगपुर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थल थे। मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? अभी जस्ट हमने आपको बताया बाबू कि ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी भाषा का शब्द है। क्लियर है? क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो समाप्त हुआ, उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। 2 तरह के कारण, एक तो प्राकृतिक कारण, एक मानवीय कारण। मानवीय कारण, 2 कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारण में जैसे क्या हो गया? आग लगना, आग लग गया हो, कोई कहता है कि आग लगा, आग लगा और पूरी की पूरी सभ्यता जल करके समाप्त हो गई। कुछ कहता है कि नहीं, बाढ़ आया, बाढ़ आया और पूरी की पूरी सभ्यता को बहा करके ले गया और ये सभ्यता समाप्त हो गया। तीसरे व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, सुखाड़ आया, सुखाड़, और यहाँ पे अन्न नहीं उपज पाया और सारे के सारे लोग भूखमरी से मर गए। ठीक है, और बाढ़ वाली बात ज्यादा रिलेवेंट लगती है, बाढ़ वाली बात ज्यादा रिलेवेंट लगती है, क्योंकि बाढ़ जो है, बाढ़, क्योंकि ये सबके सब सभ्यता क्या थी? नदियों के किनारे ये सभ्यता थी। बाढ़ आ सकती है, सभ्यता समाप्त हो सकता है, और ये सभ्यता समाप्त हुई थी। लेकिन आप देखिए, आग लगने से भी तो हो सकती है, सुखाड़ पड़ने से भी हो सकती है, बाढ़ के कारण भी हो सकती है, अधिक बारिश के कारण भी तो हो सकती है कि अधिक बारिश आया, अधिक बारिश आया और यहाँ पे बाढ़ आ गया, अधिक बारिश हुआ और यहाँ पे बाढ़ आ गया। ये भी तो एक कारण हो सकता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक कारण।
और इन्हीं कारणों को लोग बार बार बताते हैं। मानवीय कारण में क्या है? मानवीय कारण में है कि किसी के घर में घुस करके गोली मारना, ठीक है, किसी को गोली मार देना, ठीक है, गोली मारना, ये मानवीय कारण है। बहुत सारे मानवीय कारण हो सकते हैं, जितने सारे बातें आप सोच सकते हैं मानवीय कारण वो सब हो सकते हैं, लेकिन ये सब तो प्रकृति की वजह से होता है। तो कौन से कारण हो सकते हैं? विदेशी आक्रमण, किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं, ठीक है। मानवीय कारण नहीं, मानवीय कारण का कोई चर्चा ही यहाँ पे नहीं है। क्या प्राकृतिक कारण? बिल्कुल प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, और 100% प्राकृतिक कारण की ही बात की गई है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करेगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करेगा, देखिए यहाँ उपरोक्त सभी भी दिया है, उपरोक्त सभी भी दिया है। अब देखिए इतिहासकारों के संदर्भ में देखेंगे तो सारे की सारी चीजें सही नजर आएंगी, सारी की सारी चीजें। विदेशी आक्रमण तो कहेगा अच्छा आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ और क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। तो इसको तो पहले पहले काट देते हैं लोग, कहते क्यों भाई आर्यों के आक्रमण से क्यों नहीं? तो कहेंगे कि भाई 1750 में ही ये सभ्यता समाप्त हो गई थी, 1750 बीसी में सभ्यता समाप्त हो गई, समाप्त हुई, और इसके 250 साल बाद 1500 बीसी में आर्य आते हैं, विदेशी लोग भारत आते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 200 जो आदमी 200 साल पहले मर गया और उस आदमी का खून मेरे ऊपर? अब मान लीजिए कोई आदमी 200 साल पहले मर गया और हम पे ये केस किया जा रहा है कि राजू सर ने उस व्यक्ति को मार दिया। अब कोर्ट में ये बातें गई तो जज साहब के सामने कहा कि जज साहब, जो व्यक्ति 250 साल पहले मर गया है और ये लड़का अभी अभी 22-25 साल का लड़का है, और ये लड़का कैसे उसका खून कर सकता है? ये कैसा केस है भाई? इस लड़के को छोड़ो, बाइज्जत बरी करो। तो यानी कि ये विदेशी आक्रमण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये मानवीय कारण बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या होगा? प्राकृतिक कारण होगा। राइट आंसर बी, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है चीजों को। हड़प देखिए इसी से क्या होगा कि अब 2 नंबर के प्रश्न आराम से लिख ले जाएंगे, ठीक है, इतनी चर्चा तो कर ही देते हैं कि 2 नंबर के प्रश्न लिख ले जाएंगे आप, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदारो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो अभी आपको बताए ना बाबू, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये किस युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। लोहे की नहीं, कि उत्तर वैदिक काल में लोहयुगीन सभ्यता होगी। ये इतने प्रश्न थे आपके। हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए हो गए। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? इससे क्या होता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी जो चीजें होती हैं उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से विवेचना कीजिए, आप विस्तार से विवेचना कर सकते हैं इसके उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, ये तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया है आप कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ जो चीजें लिखी है वही लिखेगा, आप कह सकते हैं कि पहली बार 1921 में दयाराम सहनी जी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। उसके बाद 1922 में मोहनजोदारो की खोज राखलदास बनर्जी जी के द्वारा की गई, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस तरीके से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जगहों की खोज की गई, जिसमें से लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, वनवाली, चुहंद्रो, ठीक है, हड़प चुहंद्रो, सूदकोंडाडोर, लोथल, रंगपुर, रोपर, ये तमाम स्थल मिले, अलग अलग राज्यों में मिले, और इसी तमाम स्थल से अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले, जिससे हड़प्पा सभ्यता की विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। हर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, पुरातत्व वो होगा, ठीक है, वो चीजें होंगी जिससे लिखित हमें कुछ नहीं पता चलेगा। कोई वस्तु हो सकता है, वो ईंट हो सकता है, वो अस्थियां हो सकता है, वो मनके हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पुरातत्व। पुरातत्व के बारे, ये सब 2 नंबर में ही पुरातत्व के बारे में पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उसमें अहम भूमिका थी। आपको पूछा जाएगा कि कैसे? अगर विज्ञान न होता, अगर विज्ञान न होता तो सड़कें कैसे एक दूसरे को समकोण पे काटती? सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, सड़कें एक दूसरे को कहाँ? समकोण पे काट रही है। तो ये तो साइंस की ही देन है ना। ये जो नालियां बनी है, नालियों में मेन होल बने हुए हैं, नालियों में मेन हॉल बने हुए हैं, हर घर से नालियां सटी हुई है, घर पीछे की ओर खुलता है,
इतनी जो व्यवस्थित शहर थी, इतना जो शानदार शहर था, इस शहर को बनाने में किसकी जरूरत पड़ी होगी? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी होगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ी होगी। इसी पे कहता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और यहाँ की जो लिपियां थी भाव चित्रात्मक थी। आपको लगता है कि बिना साइंस की वजह से ये लिखी जा सकती है? धातु कर्म की बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था तभी तो यहाँ पे तांबे था, तभी तो यहाँ पे कांस्ययुगीन सभ्यता, कांसे का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता था। मनके की क्या होती थी? मनके के आभूषण बनाए जाते थे। मनके की फैक्ट्री कहाँ पे थी? चौहंदरों में थी। ये तमाम चीजें कैसे होता था? अब मान लीजिए नाव चलता था, नाव जो चलता है, जो नाव नदी से जो व्यापार करते थे, तो वो वाला जो शिप होता है, जो पोर्ट होता है जिसको शिप बोलते हैं, शिप जो पोर्ट पे आके लगता है, बंदरगाह पे जो लगता है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, वो कैसे चलता है? बिना नेविगेशन के तो वो चलता नहीं होगा। तो उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, ये तमाम चीजें थी। माप तौल की जो विधि थी, ठीक है, जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो माप तौल की विधि कैसे? क्योंकि व्यापार होता था तो माप तौल तो होता ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, तो इसमें सबसे खतरनाक वर्णन आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की प्रणाली के लिए हर घर से क्या थे? नाले सटे हुए थे। सबके घर से नाले सटे हुए थे, उसे साफ करने के लिए मैन होल थे। अगर इसकी सबसे शानदार व्यवस्था देखनी हो तो गुजरात के धौलावीरा हमें जाना पड़ेगा। गुजरात के धौलावीरा में पूरे हड़प्पा सभ्यता के सबसे शानदार जल प्रबंधन नीति दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में इस चीज की आप चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता देखिए, अलग अलग नाम, इसको बिल्कुल याद मत कीजिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल याद मत की, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, जैसे डॉक्टर गुहा है, मंगोल अग्ने, ये सब कहते हैं निर्माता बहुजाति, ये बिल्कुल याद मत कीजिएगा, देखिएगा भी नहीं। मोहनजोदारो के सार्वजनिक स्नानाघर के विषय में अभी हम आपको बताए थे। सार्वजनिक स्नानाघर, एक बड़ा स्नानाघर होता था, क्यों कोई बनाएगा? एक बड़ा सा तालाब में क्यों सब नहाने जाता है? क्योंकि अधिक लोग हो जाते हैं, चापाकल पे नहीं नहा सकते हैं, कुएं पे नहीं नहा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में 20 लोग आ जाए, तो क्या आप अपने घर के चापाकल पे नहा सकते हैं? कहेंगे नहीं, चलिए ना बगल के तालाब में जा करके नहा लेते हैं, बगल के नदी में जा करके नहा लेते हैं। अगर ये सब व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे? अपने घर पे ही बारी बारी से नहाएंगे। लेकिन कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या होता है? विशाल स्नानाघर। तो जहाँ पे स्नानाघर अवेलेबल था, तो स्नानाघर के जो साक्ष्य मिले, तो इतिहासकारों ने कहा कि ये साक्ष्य तो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें क्या होता होगा? तो कहा जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे तो सारे लोग इसमें क्या करते होंगे? डुबकी लगाते होंगे। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहित चिन्हित व्यवस्थाओं को उल्लेख कीजिए। इतना मत आप लोग देखिएगा, ठीक है, इतना मत देखिएगा, क्योंकि आपको जो लास्ट में गेस क्वेश्चन दिए जाएंगे इन सबसे संबंधित, उसको याद कर लीजिएगा। आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको आप अभी जरूर समझिए। उस कॉन्सेप्ट को आप समझे रहेंगे तो क्या करेंगे? चीज़ों को आसानी से लिख ले जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना की बात जब करेगा, जैसे ही विस्तार की बात करेगा तो ये वाला फिगर जरूर बनाइएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछेंगे तो इसको लिखने के लिए आप क्या करिएगा? इस तरह के ये फिगर जो है ना, ये मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ये मान लेते हैं ये पूरा कॉपी है। तो कॉपी में अगर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से, तो इतना लिखिएगा, इतना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करिएगा? यहाँ पे ऐसे फिगर बनाइएगा। इधर लिखिएगा नॉर्थ, इधर लिखिएगा साउथ, इधर लिखिएगा ईस्ट, इधर लिखिएगा वेस्ट। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसको लिख करके यहाँ पे लिखिएगा क्या? यहाँ पे आप लिखिएगा मांडा, ऐसा दैमाबाद। नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे तभी 99 आएंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो। पूर्व में आप क्या लिखिएगा? पूर्व में आलमगीरपुर, ये विस्तार है, और ये सूत कोंडाडोर। अब इसी की चर्चा करना, अब इसी को क्या करना है? अब इसी को देखिए, यहाँ ऐसे इतना लिखते आएंगे, इतना लिखते आएंगे, इतना लिखते आएंगे, और इसके नीचे जब जगह बचेगा तो यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ों, यहाँ पे जो ये फिगर बना दिए, ये फिगर आपको क्या करेगा? 2 नंबर की जगह 5 नंबर दिलवा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में, विस्तार वाले प्रश्नों में इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों, पतन के बारे में अभी हम जस्ट बताए थे। कई सारे बाढ़ की बातें आप कर सकते हैं, सुखाड़ की बातें, बाह्य आक्रमण। ठीक है, बाह्य आक्रमण, लेकिन इसको काटा जा चुका है। ठीक है, हाँ, अन्य कारण जैसे कि आइंस्टीन। अब देखिए बाह्य आक्रमण की बात यहाँ पे क्या है, लेकिन बाह्य आक्रमण हमने आपको बता दिया क्यों बाह्य आक्रमण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी किताबों में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी सभ्यता अनुमान पे है, तो अनुमान कोई कुछ भी लगा सकता है।
ठीक है, लेकिन अनुमान तर्कपूर्ण होने चाहिए ना। जैसे कि नली नाली मिला तो कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही नालियाँ बनी होगी, लेकिन कुछ भी बोल देना, ठीक है, कह देंगे कि जहाज मिला, ठीक है, आकाश में जहाज उड़ता था, तो भाई कहीं तो साक्ष्य दिखाओ ना कि पंखी मिला जहाज का, तभी तो कह सकते हैं ना। तो इसीलिए बाह्य आक्रमण की जो बातें हैं वो नहीं कह सकते हैं, बहुत सारी किताबों में फालतू की बातें लिख दी गई हैं और उसी को लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को करेंगे। जो चैप्टर्स बहुत बड़ा होगा उसको कभी कभी थ्योरी कर लेंगे, तो उनमें प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप कम से कम ध्यान में रखिएगा। ये भी मैं अभी डलवा दूंगा। बाकी आपके जो वो है, देखें घर नलियों से जुड़े हुए थे, पीछे की तरफ खुलते थे, मैन होल होते थे, यहाँ पे ये क्या होता था, कुआं हुआ करता था। तो कम से कम इतनी सारी चीज़ें क्या करिएगा, आप ध्यान में रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आप इसका रिवीजन करते रहिए सो समय, ठीक है। अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इन तमाम स्थलों को कम से कम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न तो आप आसानी से बना ले जाएंगे अगर मेरी बातों को आपने सही से सुना होगा, सही से समझा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सही से ही समझे होंगे, सही से सुने होंगे, और सही से सुने और समझे होंगे तो आप बेहतर ज़रूर लिख पाएंगे। और बेहतर अगर आप लिख पाएंगे तो हम इसी उम्मीद में आपके साथ इतने बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप, जो मेरे एक छात्र, पिछले बार मेरे एक छात्राएं थी तनु कुमारी, जो 99 हिस्ट्री में लाई थी, मैं चाहता हूँ कि इस बार कई सारे छात्र 99 मार्क्स लाएं। हमें तो खुद लगता था कि यह असंभव है, लेकिन जब तनु से बातचीत हुई तो तनु बोली कि नहीं सर, हमने देखा भी तो 99 था, ये बड़ी खुशी की बात थी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस बार बहुत सारे अपने छात्र हिस्ट्री में 99 मार्क्स लाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे फिर हम अगले चैप्टर्स की बातें करेंगे। अभी हम लोगों ने ईट मन के तथा अस्थियां देखा, और अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, राजा किसान तथा नगर। अगली कक्षा में हम लोग क्या देखेंगे, राजा किसान तथा नगर। उस पर हम लोग पूरी विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जितनी चर्चा संभव हो सकती है उतनी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।